बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, आपको ये सम्मान मिला। जब आपको इसके बारे में पहली बार पता लगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब मुझे इस अवार्ड के बारे में पता चला कि फाइनली ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि एक इंडियन को ये अवार्ड मिल रहा है। बिकॉज ये अवार्ड सिर्फ मेरे काम के लिए नहीं है, ये अवार्ड सारे पीस कीपर्स, इंडिया एक सबसे बड़ा पीस कीपर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है पीस कीपिंग में, तो ये उन सभी के हार्ड वर्क को दर्शाता है कि एक इंडियन को अगर ये अवार्ड मिला है तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये सबके लिए था। और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि आप अपने देश को, अपने देश का नाम एक इंटरनेशनल फोरम पे लेकर जा रहे हैं। कुछ उन उपलब्धियों के बारे में या उन पहल के बारे में बताइए, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जिसकी वजह से ज़मीन पर बदलाव आया और फिर आपको ये सम्मान मिला। हमारा जो मेन टास्क था उसे एंगेज करते थे हम सिविलियंस के साथ और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में पता करते थे, वो हमारा मेन टास्क था। बट उसके ज़्यादा अधिकतर जो हमने काम किया, हमने जेंडर इक्वालिटी को एडवोकेट कैसे किया, हमने बहुत स्किल डेवलपमेंट कार्डर्स बनाए। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है डीआरसी में जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्पेशली अगर आप किसी भी कन्फ्लिक्ट कंट्री को देखते हैं तो उसमें महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड रहती हैं कन्फ्लिक्ट में। तो एक किसी को एम्पावर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट या इजी तरीका क्या होता है, एक एम्प्लॉयमेंट स्किल्स जनरेट करना। तो सबसे पहले हमने महिलाओं के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट कार्डर्स स्टार्ट किए, जैसे कि बेकिंग कार्डर, टेलरिंग कार्डर हमने स्टार्ट किया। बच्चों के लिए हमने इंग्लिश ट्रेनिंग कार्डर स्टार्ट किए, जिससे एक अच्छा एक इमेज अच्छा बन पाया पीस कीपर्स के लिए। हमने कुछ यूथ के लिए हमने वहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल कार्डर्स स्टार्ट किए। तो एक ये था जहाँ हम चाहते थे कि लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के बारे में पता चले, बिकॉज उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता किसी को एम्पावर करने का। इसके बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोग जानते ही नहीं हैं कि उनके राइट्स क्या हैं। राइट, किसी को ये नहीं पता इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं, किसी को ये नहीं पता ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। सो दूसरा हमारा जो अचीवमेंट हमने गेन किया है डीआरसी में, वो सिविल पॉपुलेशन स्पेशली विमेन को जागरूक करने का किया है कि बेसिकली क्या क्या उनके राइट्स हैं, व्हाट जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या क्या होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्पेशली महिलाओं के ऊपर फोकस्ड है, जैसे विमेन हेल्थ, विमेन एजुकेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड इन सब चीज़ों के बारे में हमने लोगों को जागरूक किया, जिससे लोगों ने बहुत सराहना भी की है हमारे कार्य की। बिकॉज आप किसी को एम्पावर करने के लिए उसको जागरूक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम समय में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, स्थानीय समुदाय हैं, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनके सामने किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं उसको समझना और फिर उसके अनुसार अपना जो समाधान है उसको लेकर आना, कितना मुश्किल या आसान या चुनौतीपूर्ण ये रहा आपके लिए अनुभव? एज अ एंगेजमेंट प्लाटून जब आप जाते हैं सिविल में इंटरैक्ट करने के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी टीम उस जगह के कल्चर, ट्रेडिशंस एंड समझे कि वो जो लोग जिनसे आप बात करने जा रहे हैं वो पीड़ित लोग हैं। तो आपको अपनी टीम को ये सिखाना पड़ता है पहले कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे। अगर मैं किसी महिलाओं, बिकॉज मेरे साथ 20 विमेन सोल्जर्स भी थी और 10 मेल सोल्जर्स रहते थे, सो दैट हम हर एक सेगमेंट ऑफ डीआरसी पॉपुलेशन को से बात कर सकें और उनके कंसर्न्स ले सकें। सो सबसे पहला चुनौती था एक अपनी टीम तैयार करना जो सही तरीके से सिविलियन से बात कर पाए, उनको कंफर्टेबल कर पाए, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकें विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये एक पहला चैलेंज था मेरे लिए। बट हाँ, इंडिया से हैं हम और हमारी कंट्री एक रिच इन ट्रेडिशंस एंड कल्चर माना जाता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम हमें नहीं आया। दूसरा प्रॉब्लम था जब हम लोग डीआरसी में गए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वहाँ पर एंटी मोनेस्को प्रोटेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। तो जहाँ तक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात आती है, हमें सिर्फ रेबल ग्रुप से खतरा नहीं था, कई टाइम ऐसा भी होता था कि लोग ही हमसे खुश नहीं हैं, या आपको न्यूज़ मिलेगी कहीं पत्थरबाजी हो रही है, या फिर आप कहीं इंटरैक्शन कर रहे हैं और लोगों का झुंड इकट्ठा हो गया आपके अगेंस्ट स्लोगन्स देते हुए। तो ये सब चैलेंजेस, एनवायरनमेंट जो था बहुत चैलेंजिंग था, कभी भी चेंज हो जाता था। जब आप लोगों से बात
करते थे, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बट वो नेगोशिएशन कब चेंज हो जाए या उनकी बात कब चेंज हो जाए आपको नहीं पता होता था। तो ये भी एक चैलेंजिंग चीज़ था हम लोगों के लिए। फिर जब आप एज अ ब्लू हेलमेट जाते हैं किसी भी मिशन में, तो आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब आप कॉन्गो में, मतलब जब आप पीस कीपिंग के लिए जाते हैं, लोग आपको ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के साथ लिंक कर देते हैं कि हम उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, हम उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे। तो लोगों को ये समझाना कि हम यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए हैं, ये भी एक चैलेंज था, क्योंकि लोगों को हमें पूरा बात सुनना पड़ता था कि पहले ओके आप अपने अपने ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स बता दीजिए, एंड फिर धीरे धीरे हमें उनको समझाना पड़ा कि नहीं, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं। तो लोग समझ गए, कुछ समय लगा हमको ये चीज़ लोगों को समझाने में, धीरे धीरे हो गया, बट ये भी एक चैलेंज था हम लोगों के लिए। एक शांति रक्षक के तौर पर, एक सैन्य कर्मी के तौर पर और एक महिला शांति रक्षक के तौर पर महिलाओं की शांति प्रक्रिया में आप क्या भूमिका देखती हैं? क्यों अहम है उनका समावेश करना इस पूरी प्रक्रिया में? जी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आप किसी कन्फ्लिक्ट एरिया को देखें तो हमेशा महिलाएं ही ऐसी हैं जो ज़्यादा नंबर पे विक्टिम्स की तरह देखी जाती हैं, और जिस तरह का एक्सपीरियंस उनको रहता है, जिस तरह का शोषण महिलाओं का किया जाता है, वो कई बार खुलकर एक मेल पीस कीपर के साथ नहीं बोल सकती। तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ फीमेल पीस कीपर्स रहें, ताकि आपका रीच बढ़ सके, आप ज़्यादा जगहों पर ज़्यादा लोगों को एक साथ टारगेट कर सकें। आप एक महिला से बात करने के लिए एक बच्चा भी खुशी से बात करेगा, एक मेल भी अच्छे से बात करेगा, बुजुर्ग भी अच्छे से बात करेगा। तो महिलाओं को आपको बढ़ चढ़ कर हमें इंक्रीज उनका नंबर पीस कीपिंग में इसलिए करना चाहिए ताकि एक रीच बढ़ सके, उनकी कंसर्न्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम इजीली समझ सकें, और उन प्रॉब्लम्स को देखकर हम एक सोल्यूशन उनको टाइमली प्रोवाइड कर सकें। 13 महीने वहाँ गुजारने पर आपने काफ़ी सारी आपकी यादें वहाँ बनी होंगी, कोई एक ख़ास याद जो आप हमसे साझा करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, यादें बहुत हैं, बट जब मैं इंटरैक्शन के लिए आईडीपी कैंप्स में जाया करती थी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल के जो कैंप्स हैं, मुझे कई बार लगता था महिलाएं बहुत खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, एंड बहुत सारी महिलाओं ने मुझे बोला था कि उन्हें एक सेफ स्पेस चाहिए जहाँ पे सिर्फ महिलाएं आएंगी और वो आपस में बात करेंगी। बात करने से भी एक वो रहता है, आश्वासन रहता है कि चलो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो वो ये हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि एक ऐसी जगह दे दी जाए, बट अगेन ये हमारे हाथ में नहीं था कि बाहर एक सुरक्षित जगह दे पाए। तो हम हर महीने 1 या 2 बार महिलाओं को बाहर से इनवाइट करते थे अपने बेसिस के अंदर, एंड उस टाइम उनसे बातचीत करते थे। तो वो जो समय होता था जो मैंने उन महिलाओं के साथ बिताया है, उनकी स्टोरीज पता की हैं, उन लोगों के साथ क्या शोषण हुआ है, लोगों ने इतना तक हमें खुलकर बताया है। एंड उसके बाद जब मैंने उन महिलाओं को हंसते गाते नाचते अपने साथ देखा है, वो हर एक दिन बहुत खास रहता था हम सब के लिए, क्योंकि उनकी परेशानियां सुनना और उसके बाद उन सबको देखना कि वो किस स्पिरिट से आगे बढ़ रही हैं अपनी ज़िंदगी में, एक बहुत अच्छी फीलिंग थी ये हमारे लिए। और वो दिन जब उन सभी महिलाओं के साथ हम मिलते थे, बैठते थे, नाचते थे, गाते थे और ट्राई करते थे कि उनको कुछ सोल्यूशन ऐसे दे पाएँ कि वो आपस में ही समाधान करके उसका कोई रिजल्ट निकाल पाएँ, तो वो सबसे अच्छा फीलिंग था हम लोगों के लिए।